अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट वन से। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट, आपको पता है 3 व्यूज थे डिफरेंट। एक था क्लासिकल का, एक था मॉनेटरिस्ट और केन्जियन का व्यू। ठीक हो गया। तो मॉनेटरिस्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस होते हैं। किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं? सोच के बताइएगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। मार्केट फोकस नहीं, ये बात ठीक नहीं है। क्रेडिट मनी की वजह से नहीं, एक्सचेंज रेट की वजह से भी नहीं। किसकी वजह से? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। सेकंड वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले वाला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। एक ऐसा पैसा जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो। याद रखिएगा, 2 बातें थी। एक तो ये था कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम हो। यहां पे है इंट्रिंसिक वैल्यू हो ही ना। आपको याद है ना, हमने ये बात पढ़ी थी पेपर मनी के केस में। उसकी तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, उसकी नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो उसे हम कहते थे फिएट मनी। याद है ना आपको? तो कौन सी ऑप्शन हुई? कमोडिटी मनी नहीं, फिएट मनी, बीटा ऑप्शन। बाकी फुल बॉडीड मनी आपको पता है, जिसकी फेस वैल्यू, जिसको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। जैसे मेटालिक मनी है, मेटल हो गया, गोल्ड के मेटल्स के जो रिजर्व्स हुआ करते थे, जैसे दिरहम और दिनार, जो पहले भी हमने डिस्कस किया। अगर हम उन्हें एज ए मेटल यूज करें तब भी उनकी वैल्यू वही होती थी, और एज ए मनी यूज करते तो वैल्यू उनकी सेम रहती। उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। तो ये बात तो ठीक नहीं है। और इसी तरह से टोकन मनी, जिसकी फेस वैल्यू ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ये फिएट मनी। थर्ड वन एमसीक्यूज, विच इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। मनी का ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स। पोर्टेबिलिटी हमें चाहिए, यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल चाहिए, इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके बिल्कुल चाहिए। क्या उसकी डुप्लीकेशन हमें चाहिए? नहीं। आपको याद होगा, हमने कहा था ना नॉन काउंटरफिएटेबिलिटी। याद है ना, इसका वर्ड क्या पढ़ा था? नॉन काउंटरफिएटेबिलिटी, कि इसे कोई कॉपी ना कर सके, इसकी कॉपी ना बना सके, तो ये डिजायरेबल नहीं। कौन सी एग्जांपल नहीं है कमोडिटी मनी की? साल्ट को कमोडिटी मनी ट्रीट किया जा सकता है, इसी तरह से सिगरेट्स, शेल्स। बट पेपर तो मनी है, पेपर मनी है, ये कमोडिटी थोड़ी है, तो ये कमोडिटी मनी नहीं है। Which of the following is regarded as fiat money? रिपीट हो रहा है जी। फिएट मनी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, पेपर मनी। तो अब आप देखें, गोल्ड स्टैंडर्ड, क्रेडिट मनी, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सभी ऑप्शन रॉन्ग है, सवाई यूएस डॉलर पेपर मनी के। ये है फिएट मनी। गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है पैसे की सप्लाई को ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से, जिसे हम कहते थे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। याद है ना आपको? व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? उसमें एक टूल हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसमें क्या बात पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करती है ओपन मार्केट में, ताकि पैसे की सप्लाई को या बढ़ा सके या कम कर सके। अब देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाह रही है पैसे की सप्लाई को बढ़ाना चाह रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से।
बट सच मेजर आर लाइकली टू रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो फिर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अब मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं। लोगों के पास सिक्योरिटीज मौजूद है। जब सिक्योरिटीज है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट चाह रही है कि पैसा उनके पास वापस चला जाए, और जो मेरी सिक्योरिटीज है, सेंट्रल बैंक ये चाह रहा है जो मेरी सिक्योरिटीज है वो हमारे पास वापस आ जाए, या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ने जो सिक्योरिटीज इशू की हुई है। अब उसके लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट फॉल करना होगा ताकि लोगों का इंटरेस्ट उन सिक्योरिटीज पे कम हो जाए और लोग के हमारे पैसे हमें वापस मिल जाए, क्योंकि इस सेविंग का, इस इन्वेस्टमेंट का तो हमें फायदा ही कोई नहीं हो रहा। तो फिर क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए? बिल्कुल ठीक हो गया, फॉल करवाना चाहिए। तो अब आप ये देखें, ए और बी दोनों के केस में राइज हो रहा है इंटरेस्ट रेट, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चार्ली और डेल्टा दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट बनेगी। अब हमें सोचना है कौन सी ऑप्शन। पूरी बात पढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, बिल्कुल ठीक, और उससे लोग पैसे की डिमांड ज्यादा करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट लास्ट वन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट फॉल जब कर गया तो लोगों का सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कम हो गया, रिड्यूस करनी है डिमांड फॉर मनी, नहीं, ये बात तो गलत होगी। वो डिमांड, अपने पैसे की डिमांड बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली, सी ऑप्शन। जी लास्ट वन, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी का मतलब जिसमें तमाम मनीज कंसीडर हो रही है। अब देखें ये इक्वेशन है M2 प्लस लार्ज टाइम एसेट्स, याद है ना आपको, लॉन्ग टर्म एसेट्स ये भी बोलते थे हम। तो ये ब्रॉड मनी है। M0 आपको पता है जो करेंसी नोट्स है, M1 इसमें हम करंट अकाउंट भी ऐड कर देते हैं और M2 में हम सेविंग डिपॉजिट्स भी ऐड कर देते हैं। ब्रॉड मनी M3। एमसीक्यूज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक इंक्रीज करना चाह रहा है इंटरेस्ट रेट व्हेन इकोनॉमी इज इन फेज ऑफ, जब इकोनॉमी किस फेज में हो। जी हम ये बात तो पहले भी पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस की है। आप मुझे बताइएगा रिसेशन के केस में क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? नहीं, इकोनॉमी की तो हेल्थ खराब हो रही है, अनहेल्दी है। डिप्रेशन में तो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन है, रिकवरी में भी बेहतरी चल रही है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज होगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी में, जिसका दूसरा नाम है पीक, तीसरा नाम है बूम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी। आपको याद होगा हमने ये थ्योरी पढ़ी थी, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी का क्या मतलब है? केन्स ने कहा था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा सेविंग कम करेंगे। बट केन्स की ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाई कुछ सिचुएशंस के अंदर। केन्स की उसी थ्योरी का ये नाम बन गया केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी, कि केन्जियन की लिक्विडिटी थ्योरी अप्लाई नहीं हो पा रही। अब इस थ्योरी के मुताबिक है इंटरेस्ट रेट लो है बट सेविंग रेट हाई है, रिवर्स तो यही बनता है। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट लो बट ऑन द अदर हैंड सेविंग रेट हाई, ये है केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी। अब हम ऑप्शन पिक करते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट लो सेविंग रेट, गलत बात। हमने कहा इंटरेस्ट रेट लो सेविंग हाई हो। लो इंटरेस्ट रेट बात ठीक हो गई पहले वाली, दूसरी बात सेविंग रेट हाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। बीटा, चार्ली में हाई इंटरेस्ट रेट, ये बात ठीक नहीं है। लो इंटरेस्ट रेट लो सेविंग रेट, नहीं, ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी सर्कुलेशन में पैसे की क्या होगी अगर प्राइस लेवल P 1.8 हो, रियल GDP 260 बिलियन हो, इसको T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, Y से भी, और मनी की सप्लाई 117 बिलियन हो, पैसे की सप्लाई की। देखें अब फॉर्मूला आपको याद होगा, चले मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूं फिर उसे ड्राइव करके हम सॉल्व कर लेते हैं। N इंटू V इज इक्वल टू P इंटू Y। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये इक्वेशन हो जाएगी P इंटू Y ओवर मनी सप्लाई।
अब इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस लेवल है 1.8, अच्छा आउटपुट लेवल है 260 और पैसे की सप्लाई है 117। इसको कंप्लीट सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका होगा 4। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11, पैसे की सप्लाई है 90 मिलियन, आउटपुट है 600,000। ये मिलियन है, हम अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखे तो 90 मिलियन है, हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूज करनी है, बट हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हमने ये पूरी इंफॉर्मेशन यूज ना की, या बाकी डेटा को भी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर मिलियन में। तो बेटर है कि आप इसकी पूरी फिगर कंसीडर करें। फॉर्मूला अबव, ऊपर वाला यूज होना है, वैल्यूज में इंसर्ट करता हूं। प्राइस लेवल है 300, आउटपुट लेवल 600,000 और पैसे की सप्लाई 90 मिलियन। ये आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये जीरो मैंने, ये भी 2 जीरो और ये 2 जीरो, फर्स्ट सेकेंड। अब कंप्लीट सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग वैल्यू में बचे 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा। बाकी तो कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12, लिक्विडिटी ट्रैप। अगेन रिपीट हो रहा है। लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट लो होगा, मैंने लिखा हुआ है, शाबाश, इंटरेस्ट रेट लो होगा और सेविंग रेट हाई। अब वो कितना लो हो सकता है? इकोनॉमी बहुत अनहेल्दी अगर होना शुरू हो जाए, एडवर्स पोजीशन में चली जाए, तो वो क्लोजर टू जीरो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो अब लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी अकर होगी जब इंटरेस्ट रेट क्लोजर टू जीरो हो जाएगी। बात ठीक लग रही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं अभी, जल्दबाजी ना कीजिएगा। मनी डिमांड डिक्रीज करेगी? नहीं, मनी की डिमांड क्यों डिक्रीज करेगी? बॉन्ड प्राइस डिक्रीज करेगी, इंटरेस्ट रेट क्लोजर टू मैक्सिमम। ये सब ऑप्शन ठीक नहीं है, एक ही ऑप्शन ठीक है, अल्फा। जी एमसीक्यूज 13, अगर पैसे की डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप हो और पैसे की सप्लाई वर्टिकल हो, मैं कर्व बनाता हूं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटी एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस। अच्छा, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व और पैरेलल टू वाई एक्सिस सप्लाई कर्व। अब जहां पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब आपने देखना है, अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए मनी सप्लाई का कर्व, सप्लाई का कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट करवा देता हूं सप्लाई का कर्व। ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, इस पॉइंट पे आ गया S1। अब आप मुझे बताइएगा क्या हुआ इफेक्ट? इंटरेस्ट रेट बढ़ा या कम हुआ? बताओ, जल्दी से बताओ, बढ़ा या कम हुआ? शाबाश, कम हो गया। और क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। अब ऑप्शन देखिएगा, अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, मनी सप्लाई विल डैश द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक हो गया ना? यही है ना ऑप्शन। अच्छा, अगला, एंड अ टेम्परेरी डैश इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या आ जाएगा? शाबाश, इंक्रीज आ जाएगा या राइज आ जाएगा। ठीक हो गया। एमसीक्यूज 30 हमने सॉल्व कर लिया, 14 अब सॉल्व कर रहे हैं। मनी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप हो और सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप हो, अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए मनी डिमांड कर्व, अब मनी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, कर्व बना लेते हैं अगेन, एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस,
डिमांड फॉर मनी है। मनी की डिमांड आ गई, सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट। जी मुझे अब इफेक्ट क्या है, अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करवा देता हूं, डिमांड कर्व D1, अब क्या इफेक्ट आएगा, Q2 I2। अच्छा बच्चे, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा और सेकेंड वन साथ ही साथ दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, अब ये क्वांटिटी किसकी है, क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ गई, क्रेडिट मनी की डिमांड भी इंक्रीज कर गई। ये बात के सामने ऑप्शन पिक कीजिएगा, राइटवर्ड शिफ्ट अगर मनी डिमांड कर्व कर जाए, विल डैश द इंटरेस्ट रेट, क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, शाबाश बिल्कुल सही, इंक्रीज। और मनी डिमांड या क्रेडिट अमाउंट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 डिस्कस करते हैं। Which of the following about credit money is correct? क्रेडिट मनी के बारे में कौन सी बात ठीक है, दो ऑप्शंस बतानी है। इंक्रीज इन डायरेक्ट कंजम्पशन, अच्छा ये इंक्रीज इन डायरेक्ट अलग-अलग है, गलती हो गई है मेरे से। इंक्रीज इन डायरेक्ट कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी, हाँ विदाउट मनी हम कंजम्पशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्रेडिट मनी अवेलेबल है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, तो ये कंजम्पशन हमारी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन कम नहीं होती, बढ़ती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मुताबिक, याद है ना, इरविंग फिशर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। इनक्लाइंड पीपल टू स्पेंड लेस, नहीं ये भी बात गलत है, लोग तो कंजम्पशन बढ़ाते हैं, कम नहीं करते जब उनके पास क्रेडिट मनी अवेलेबल हो जाती है। फर्म एक्सपैंड रेवेन्यू और अदर रिटेन अर्निंग, बिल्कुल ठीक हो गया, क्रेडिट मनी की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको उससे प्रॉफिट होता है, उनका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। तो अल्फा और डेल्टा ये दोनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वन 16, इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट मनी, अगर क्रेडिट मनी की डिमांड बढ़ेगी, डैश इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, जी शाबाश बढ़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट्स पड़े हुए ना इंटरेस्ट रेट के, तो हमने कहा था कि ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर क्रेडिट मनी की, और अगर क्रेडिट मनी की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अभी हमने कर्व भी बनाया, ये वाला कर्व, ये देखिए। नेक्स्ट, फॉलोइंग टू आर नॉट मोटिव्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोटिव नहीं है, आपको पता है इसमें 3 मोटिव पड़े। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शनल, सेकंड वन प्रीकॉशनरी, थर्ड वन स्पेकुलेटिव। देखिए प्रीकॉशनरी मोटिव भी पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शनल भी पढ़ चुके होंगे, बट सेविंग मोटिव हमने कोई नहीं पढ़ा हुआ है, कोई सेविंग मोटिव नहीं, ये भी नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के भी कुछ नहीं है, तो 2 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शनल मोटिव भी है, प्रीकॉशनरी मोटिव भी है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाए, वैल्यू फॉर बॉन्ड क्या होगी, एमएसी के कर्व में या दूसरे कर्व में देख सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट वाई एक्स, ये वैल्यू फॉर मनी आ गई और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ गया, नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है ना, नेगेटिवली स्लोप होगा। अच्छा जी, अब अगर ये सिचुएशन है, पहले अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वाली सिचुएशन ये कर लेते हैं, ये आई, इसको I1 कह देते हैं, और इसमें डिमांड फॉर मनी बेसिकली प्राइस लेवल हो गया, तो प्राइस लेवल अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, या वैल्यू फॉर बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड की वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। आपके सामने कब भी मैंने बना दिया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि डिमांड फॉर मनी की वजह से वैल्यू फॉर मनी, शाबाश बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। कब आपके सामने बना हुआ है, इस सिचुएशन को ए कह रहे हैं और इस सिचुएशन को हम बी बोल रहे हैं, तो ये है इंक्रीज, एक्सीलेंट। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने एमईसी में भी पढ़ा हुआ है, याद है ना आपको, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल।
फंक्शंस ऑफ मनी बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बेहतर तौर पे? दो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने जी, दो फंक्शंस बताने हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन है, बार्टर सिस्टम कोई फंक्शन नहीं है, यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी फंक्शन है, नोट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये कोई फंक्शन नहीं। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 20, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिस्ट, मनी कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर। अच्छा, किस इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पैसे को यूज किया जा सकता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, और फ्यूचर के अंदर सर्विसेज हासिल करने के लिए भी, ठीक है ना, करंट में भी और फ्यूचर में भी। बताइएगा, ट्रांजैक्शनल मोटिव की बात हो रही है, केन्जियन, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। हु बिलीव दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में चेंज हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ, अभी इसी चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड एमसीक्यूज में पढ़ा था। मॉनेटरिस्ट के मुताबिक, बिल्कुल ठीक हो गया, मॉनेटरिस्ट का ये व्यू था। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पैसे की सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, पैसे की सप्लाई प्राइस लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, शाबाश। पैसे की सप्लाई प्राइस लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक हो गया ना जी। नेक्स्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है रिलेशनशिप, हाउ मच डिमांड चेंज एज प्राइस चेंज। डिमांड कितनी चेंज होगी जैसे ही प्राइस चेंज होगी। बताइएगा, ये बात ठीक है या गलत? गलत, ये बात ठीक नहीं है। हम ये कहते थे कि अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस लेवल में कितना चेंज आएगा, ये नहीं था कि प्राइस के चेंज होने से ये इफेक्ट आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट नहीं होता। किन दो रीजंस की वजह से? आपने दो ऑप्शंस बताए। ठीक हो गया जी बच्चे जी। लेंडर्स डेट टू इनकम रेशियो, अब आपने बताना इंटरेस्ट रेट नॉट अफेक्ट इस रेशियो की वजह से तो नहीं होता। मैच्योरिटी पीरियड हाँ बढ़ता है, अगर 5 साल के कर्जे लें तो रेट डिफरेंट होगा, 10 साल के कर्जों पे रेट डिफरेंट होगा, 1 साल के कर्जे पे रेट डिफरेंट होगा, तो उस पे तो इफेक्ट होता है। उसने कहा था नहीं होगा इफेक्ट। लोन पे ऑफ अमाउंट के ऊपर, बिल्कुल ठीक, आपने कुछ अमाउंट पे कर दी, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक हो गया, लोन पे ऑफ अमाउंट। ये पे ऑफ अमाउंट जब आपने पे करनी है वो मैच्योरिटी डेट होगी आपकी, जब पे कर देंगे उसके आगे चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये बात तो बनती नहीं है। लोन साइज, हाँ अगर लोन की अमाउंट ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा, लोन की अमाउंट कम होगी, हाँ शाबाश। तो ये पे ऑफ अमाउंट, मैं इसकी मिसाल दोबारा देता हूं, समझाता हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगी बच्चे। अगर 100,000 अब इस पे चार्ज होगा, इसमें से 10,000 रुपीज पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? 90,000। अब कितने पे चार्ज होगा? इस पे चार्ज होगा, तो ये डिपेंड करता है ना, शाबाश, ये डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता। ये बात हमने पढ़ ली थी, क्लियर हो गया जी बच्चे। तो ये हमारे सामने ये सिचुएशन क्लियर हो गई बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लोन की साइज की बात कर रहा है, लोन की साइज की, तो ये तो नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है जी बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट आंसर बताना है आपने। अब अप्रोप्रिएट करेक्ट, जो भी बेस्ट आपको ऑप्शन, अब तो आंसर भी आपके सामने आ गया, तो हम एमसीक्यूज कैसे सॉल्व सही कर पाएंगे, इधर तवज्जो से देखिएगा जी। अच्छा जी, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। प्रोपोर्शनल सिस्टम issues note up to certain limit without any asset backed derivatives। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है।
सेंट्रल बैंक मैनिपुलेट कर सकता है फॉरेन रिजर्व्स को और गोल्ड को, ताकि वो बैलेंस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सके, ट्रेड डेफिसिट को क्या कर सके, बैलेंस कर सके ट्रेड डेफिसिट को। ये बात तो ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, बीटा सेकंड वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। सही हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।